हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं चित्रंजन श्रीवास दिल्ली कोचिंग कोरबा से और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह रहेगा 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली या 6 अक्टूबर को जो आयोजित हुई थी परीक्षा लैब टेक्नीशियन या प्रयोगशाला तकनीशियन का। उसके अंदर छत्तीसगढ़ से पूछे गए जो प्रश्न थे उनके संभावित उत्तरों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चीजों को। पहले प्रश्न पर आते हैं। आज हमने जिसको आधार बनाया है वो है डी सेट। डी सेट के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस आपको छत्तीसगढ़ के प्रश्नों से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला प्रश्न है, राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान करना है। हम जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भूगोल के अंदर कृषि वाले हिस्से में कि किस प्रकार ऑर्गेनिक ब्रांड्स या जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जिले अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार के ऑर्गेनिक ब्रांड्स का उत्पादन कर रहे हैं। उस समय हमने कहा भी था कि आमतौर पर जैसे 9 ऑर्गेनिक ब्रांड्स की बात हो रही थी तो उसमें जो सीधे सीधे जिले या उस स्थान विशेष के नाम पर गिने जा रहे थे उनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं थी, वो बन जाता। वही से ही क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब इसको हम सरल श्रेणी के प्रश्नों में रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आगर हम जानते हैं नदी का नाम है और ये मुंगेली जिले में बहने वाले मनियारी नदी के सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए एक आंसर हो जाएगा क्या 3B आरूग। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता था क्योंकि आरूग शब्द जो है वह किसी जिले विशेष से नहीं संबंध रखता, तो इसको हमने बताया था कि ये राजनांदगांव से संबंधित है। नेक्स्ट है रुद्र ऑर्गेनिक। रुद्र शब्द हमने अनेक बार पढ़ा, इतिहास में भी भूगोल में भी। जैसे इतिहास में हम लोग रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह पढ़ते हैं, फिर इतिहास में ही रुद्री कंडेल रुद्री नहर और पिकअप बियर भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये रुद्र चला जाएगा कहाँ, धमतेरी जिले में। और मैकल्स नेचर नाम से स्पष्ट है कि मैकल की पहाड़ियां या मैकल रेंज छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में अर्थात कबीरधाम क्षेत्र के लिए जुड़ता है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर आएगा ए, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। विस्तार से जानकारी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी सर्वे 2023-24 के पेज नंबर 108 में इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जानी है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जुड़ता है छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों से। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, साहित्यकारों को आप लोगों को भी रटना होता है, हमको भी रटना होता है। हमने जिन साहित्यकारों की चर्चा की उसकी जानकारी आपको समग्र छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के पृष्ठ क्रमांक 660 से लेके 670 के बीच में आपको जानकारी मिल जानी है। ठीक है, इसमें देखेंगे 4 साहित्यकारों का नाम दिया गया है। टिकेंद्र टिकरिया जो जाने जाते हैं अपने साहित्य नाक में चूना के लिए। गिरिवर दास वैष्णव का सीधा उत्तर है छत्तीसगढ़ी सुराज। कोदूराम दलित कन्वा संधि के लिए जाने जाते हैं। और महेतर राम साहू का एक बहुत ही चर्चित व्यंग्य वाली गद्य है जिसका नाम था कौवा लेगे कानला। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंता घाटी किस क्षेत्र में संबंधित है? बहुत ही सरल प्रकार का प्रश्न है। बिंता घाटी पर हमने चर्चा की थी कि बस्तर का कश्मीर कहा जाता है बिंता घाटी को, और यहाँ आपके विकल्प में बस्तर मौजूद है। इसका मतलब इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, इतिहास से फिर जुड़ेगा प्रश्न। इस बार के इस प्रयोगशाला परीक्षा में सरबपुरी वंश को बहुत फोकस किया गया, वहां से अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न है, सरबपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? सरबपुरी शासकों को किस धर्म के उपासक थे ये जानने के लिए हम लोग उनके एक्टिविटीज पर भी नजर रखें तो समझ में आ जाता है। जैसे सरबपुरी वंश के एक प्रसिद्ध राजा का नाम पढ़ते हैं प्रसन्न मात्र। उन्होंने मल्हार मतलब प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की और कुछ सोने के सिक्के चलाए थे, बड़ी मात्रा में चलाए थे। उन्होंने अपने सिक्कों पर गरुड़ अंकित करवाया, शंख अंकित करवाया, चक्र अंकित करवाया, और ये सारी चीजें भगवान विष्णु के द्वारा धारण की जाने वाली चीजें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर होगा वैष्णव धर्म। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कथन और कारण से संबंधित है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाना अभी हाल के परीक्षाओं में शुरू है, जिसमें
सीधे सीधे किसी फैक्ट को न उठा करके अवधारणाओं पर बात की जाती है और अवधारणाओं को ही दो विकल्प बनाकर आपके सामने रख दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कई किताब में अगर हमने पूरी पैराग्राफ पढ़ी है किसी विस्तृत किताब में, तब जाके इसका उत्तर आपको मिल पाता है। ठीक है, ऐसे इसका स्पष्ट उत्तर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, पर जैसे हमने किताबों में पढ़ा उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका उत्तर क्या होगा। जब हम पढ़ते हैं बघेलखंड का पठार, पहला कथन क्या कहा गया है? बघेलखंड के पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। ठीक है, अब आप बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो सीधे बघेलखंड के पठार में ये जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप बघेलखंड के पठार के उप विभागों की बात करें और उन उप विभागों में देवगढ़ की पहाड़ियों की बात करेंगे, तो स्पष्ट रूप से ये जानकारी मिलती है कि देवगढ़ की पहाड़ी को उत्तर की ओर सोन नदी की सहायक नदी रिहन ने और दक्षिण की ओर बहने वाली महानदी की सहायक हसदेव नदी ने गहरे कटाव के साथ उसमें पहाड़ी को अनेक स्थानों से गहरे कंदराओं में और पहाड़ियों में काटा हुआ है। तो पहली जानकारी तो ये सही है। उत्तर, यहाँ पर उत्तर की ओर बहना किसके लिए कहा गया? रिहंद के लिए। और दक्षिण की ओर से, मतलब उत्तर की ओर से आएगा कौन? और यहाँ पर थोड़ा सा उलट है, उत्तर की ओर से आने वाली नदी हो गई हसदेव, दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर जाने वाली नदी हो गई रिहन। मुख्य रूप से इन दोनों नदियों को टारगेट किया गया कि इन्हीं दोनों नदियों ने देवगढ़ की पहाड़ी को, जो बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, काट कर अनेक कंदराओं और पहाड़ियों में बांटा हुआ है। दूसरा, इसके कारण पर बात करते हैं। इनका कारण बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन को नहीं सह पाते। यहां थोड़ा समझना होगा, जिन किताबों से या जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिली उसके अनुसार यहाँ बलुआ पत्थर मुलायम होते हैं, यह तथ्य स्पष्ट नहीं लिखा गया, बल्कि वहां पर इसका मुख्य कारण बताया गया है ढालू पठारों को। पठारों की आकृति कैसी है? स्लोप्ड है, ढाल भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अपर्दन को रोक पाना मुश्किल हो गया है और लगातार अपर्दन हुआ है। तो अगर हम इन दोनों अवधारणाओं की बात करें तो आपका उत्तर हो जाता है सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, हालांकि इस पर अभी और शोध करना बाकी है और देखना ये भी जरूरी होगा कि आयोग इसका कौन सा उत्तर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र और उनके संबंध, उनके स्वरूप के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है। तो कुछ वाद्य यंत्र बहुत ही सरल थे जिससे हम फैमिलियर भी हैं, जिसको हमने देखा है, जैसे मोहरी। मोहरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में शहनाई के समान एक वाद्य यंत्र होता है जो मुख से फूंक कर बजाया जाता है। तो मोहरी का विकल्प किसके साथ जुड़ेगा? शहनाई के साथ। तंबूरा, तंबूरा भी हम जानते हैं कि ये किससे बनता है? सूखे लौकी से बनता है। तो दो तो यहाँ पर स्पष्ट है। रायगढ़ी के बारे में बता दूं कि इसकी आकृति होती है डमरू के समान, और पिटोर का जो है वो प्याले के समान आकृति वाला एक वाद्य यंत्र है जो गढ़वा बाजा के साथ छोटी आकृति का एक नगाड़ा जैसा ही होता है, लेकिन आकार में छोटा होता है और दिखने में ये प्याले की आकृति का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका आंसर यहां पर बी नजर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना, देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये हमारे हिसाब से विलोपित होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वह भी असत्य हैं, विकल्प जो दिया गया है वह भी असत्य नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। टारगेट किया गया है जनगणना 2011 को, और इसमें जिलों को जनघनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने की बात कही गई है। और जिलों का क्रम दिया गया है, पहले ऑप्शन में है दुर्ग, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा। तो पहली बात कि 2011 की जनगणना के समय मुंगेली जिले का गठन हुआ ही नहीं था। मुंगेली जिला वास्तव में अस्तित्व में आएगा 1 जनवरी 2022 को। तो अगर यहाँ पर मुंगेली की जगह बिलासपुर लिखा होता तो भी एक बार हम चर्चा कर सकते थे इस पर। लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि इसके जो आंकड़े हैं जनघनत्व के, उसके आधार पर भी
यहाँ पर हमने स्पष्ट किया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के आधार पर इनका जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जांजगीर चांपा 420, दुर्ग 392, रायपुर ये रहेगा 328 और बिलासपुर 322। ये होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर और इस आधार से पहला होना चाहिए जांजगीर चांपा, फिर दुर्ग, फिर तीसरे में रायपुर और चौथे में बिलासपुर। यह विकल्प आपके चारों में से किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमारे हिसाब से इस प्रश्न को विलोपित होना चाहिए। बाकी फिर से मैं कहूंगा कि आयोग के ऊपर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सरकपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? जो गलत है उनको पहचानना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मैंने कहा था कि सरकपुरी वंश से इस बार अनेक प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर फिर से वहीं से प्रश्न है। पहला ऑप्शन है राजा महासुदेवराज, जिसको हम सुदेवराज के नाम से भी पढ़ते हैं, के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कुल 8 ताम्रपत्र इनके प्राप्त हुए, सिरपुर से भी, मल्हार से भी और सरकपुर से भी, तीनों जगहों को मिलाकर टोटल 8 ताम्र प्राप्त हुए हैं, जो सरकपुरी राजवंश के सभी शासकों में सर्वाधिक है। दूसरा कथन है राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर देखिए गलत उत्तर यहीं पर पकड़ में आ गया, क्योंकि महासुदेवराज किनके पुत्र थे? प्रसन्न मात्र के पुत्र का नाम था जयराज। जयराज जिसे आप लोग मान मात्र और दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं। जयराज के 3 पुत्रों की बात होती है अभिलेखों में। इनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र था सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत। तीसरा कथन क्या था? सरकपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर दूसरी शब्द को आपको पहचानना होगा। दूसरी मतलब क्रम वाली दूसरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो सरकपुर भी इनकी राजधानी रही है, मल्हार भी इनकी राजधानी रही है और उसके बाद फिर सिरपुर का नाम आता है, तो ये तीसरी राजधानी हो जाएगी। लेकिन दूसरी राजधानी कहने का मतलब है पहले के साथ साथ एक और राजधानी बनाई थी, मतलब वो चाहे 5वें क्रम की हो लेकिन एक और कहा जाए तो एक और राजधानी बनाई थी, इस संदर्भ में कहा जाए तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर चौथा ऑप्शन है सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। हम राजर्षि तुल्य वंश का एक ताम्रपत्र पढ़ते हैं, एकमात्र ताम्रपत्र जो आरंग से मिला था किनका? भीमसेन द्वितीय का। भीमसेन द्वितीय के उस आरंग ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि सुदेवराज ने उनके ऊपर आक्रमण किया था आरंग पर और भीमसेन द्वितीय को पराजित भी कर लिया। पराजित करने के बाद अपने छोटे भाई व्याघ्रराज को आरंग पर एज सामंत फ्यूडेटरी के रूप में वहां पर स्थापित किया था और देखरेख वही कर रहे थे। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भी कथन सही है। तो इसमें 3 कथन सही निकले, केवल बी ऑप्शन जो है कि वो प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाण से, एरो से मानी जाती है? प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। विकल्प में देखिए जनजाति क्षेत्र में देखिए भतरा नहीं होगा, भैना नहीं होगा, धनबार की जगह यहाँ पर धनवार होना था, लेकिन ठीक है। यहाँ जो कंडरा वाला विकल्प वो सही होगा। कंडरा शब्द जो है वो बना है कांड से। कांड छत्तीसगढ़ी में, ठेठ छत्तीसगढ़ी में कांड या काणी कहा जाता है तिनके को, और तिनका ही बाण का स्वरूप है, तो इसको कांड या बाण माना जाता है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए क्या होगा उत्तर? कंडरा या कंडरा जनजाति की उत्पत्ति बाण से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2023-24 छत्तीसगढ़ का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्थिर भाव पर या कांस्टेंट प्राइस पर क्षेत्रवार वृद्धि दर
किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है, अगर आंकड़े आपको याद है तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर 3.23%, वानिकी एग्रीकल्चर में शामिल रखिएगा, उद्योग हो जाएगा 7.13% और सर्विस क्लास हो जाएगा 5.02%। तो इस तरीके से सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो उद्योग क्षेत्र में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? जब तक कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में थे तब तक प्रत्यक्ष शासन रहा। व्यंकोजी भोसले आएंगे, वो नागपुर की राजनीति से स्वयं को अलग नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि शासन स्थापित किया। उसी शासन को ही हम सूबा शासन के नाम से जानते हैं। और हमको ये पता है कि व्यंकोजी भोसले का शासन कब शुरू होगा? जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु होगी। तो ये वर्ष होगा कौन सा? वर्ष 1787। मतलब इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्रों से लेकर निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। एक तरफ शासक का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित अभिलेख या ताम्रपत्र का नाम है। नरेंद्र जुड़ते हैं सरबपुरी वंश से एक बार फिर, और इनके 3 स्थानों से ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, पिपरदुला से, बालोद से और राजिम से। ठीक है, नरेंद्र का सीधा संबंध है किससे? पिपरदुला ताम्रपत्र से। हमने पढ़ा भी था कि नरेंद्र ने अपने ताम्रपत्रों में स्वयं को खड़गधारा जीत भुवे के नाम से पुकारा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि पिपरदुला ताम्रपत्र किससे होगा? नरेंद्र से। और दूसरी बात कि पिपरदुला ताम्रपत्र में हमको ये भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने शासन के 3रे साल पिपरदुला से ये जारी किया था और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भोगपति राहुदेव के द्वारा कौन सा? नंदपुर भोग के अंदर का एक गांव था सरकरा प्रद, जिसको आज हम सकर्रा के नाम से जानते हैं, जांजगीर चांपा जिले का। ये गांव दान में दिया था। इस बात की जानकारी मिलती पिपरदुला ताम्रपत्र से। फिर नेक्स्ट है, इंद्रबल का ताम्रपत्र हमको मलगा बिलासपुर से मिला है। महाशिव तिवर देव का ताम्रपत्र 3 स्थानों से मिलता है, राजिम से मिलेगा और बालोद से मिलेगा। 3 स्थानों से मिलेगा, कहां से? सॉरी, हाँ, राजिम, बालोद का कुरुद और एक स्थान का नाम लिखा है बोंडा। इस बोंडा को ही यहाँ पर आपको प्रश्न में बोडा नाम से पुकारा गया है, शायद आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सीधे किससे जुड़ेगा? तिवर देव से। नन्नराज द्वितीय का एकमात्र ताम्रपत्र हमको अड़बहाड़ अष्टभुजी माता के मंदिर के प्रांगण से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो गया? 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3, इसका मतलब इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण में है। कथन कहा गया है, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिवराव हरपाल नाम के युवक ने किया था। चलिए पहले तो इस कथन को स्पष्ट कर देते हैं कि पहली बात यह कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिलासपुर के अंदर रतनपुर से नहीं हुई थी। इतिहासकार अलग अलग मत मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बिलासपुर जिले में यह जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत छिंदवाड़ा के राम भवन से हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत जांजगीर से हुई थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत से ताल्लुक रखते हैं कि बिलासपुर के अंदर ही जो राम भवन है वहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो पहला चीज कि ये रतनपुर से प्रारंभ नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व जो है सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने किया था। तो यहाँ 2 बातें स्पष्ट कर लेंगे कि पहला, सदाशिवराव हरपाल कौन है, इतिहास में इसके पहले उनका नाम क्यों नहीं आया। अभी नए शोधार्थी आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से बहुत गहराई में जाके छत्तीसगढ़ के इतिहास को और पुष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, एक नए किरदार का नाम स्पष्ट हुआ है यहाँ पर इनका संबंध जो है वो बिलासपुर से न होकर के धमतरी से। वास्तव में इनको धमतरी का गांधी के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 1964 में हुआ।
धमतरी में शिक्षा केंद्र या राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना इनके द्वारा की गई और जीवन पर्यंत गांधीवादी विचारधारा को उस क्षेत्र में प्रसारित करते रहे, इसलिए इनको किस नाम से जानेंगे? छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज ये कि इनका संबंध कहां से हो रहा है? धमतरी से, और प्रश्न में इनको बिलासपुर बताएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, कारण उन्होंने क्या बताया कि 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावाले ने मद्य निषेध कार्यक्रम को गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि 7 फरवरी 1921 को पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावाले रायपुर में थे ही नहीं, वो वास्तव में कहाँ थे? धमतरी में। इन दोनों ने मिलकर धमतरी में मद्य निषेध कार्यक्रम को तेजी से चलाने का या गंभीरता चलाने का आह्वान किया था। इन द सेम डे 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर यह काम कौन कर रहे थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उन्होंने मतदान बहिष्कार की भी बात कही और इसके साथ मद्य निषेध कार्यक्रम और एक दो और जो सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे उनको पुरजोर समर्थन की बात उन्होंने गांधी चौक रायपुर में कही थी। तो कथन में पंडित सुंदरलाल शर्मा आ रहे हैं, कारण में पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आ रहा है, और कथन में जो शिवराव हरपाल नामक युवक हैं वो भी वहां पर सत्य कथन नजर नहीं आ रहा। तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर है वो इन चारों में से कोई भी नहीं नजर आ रहा है, ना तो कथन सही स्पष्ट हो रहा है और ना ही कारण। तो हमारे हिसाब से तो ये प्रश्न भी विलोपित होना चाहिए, बाकी आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया था? अगर आप रेलवे स्टेशन में बिकने वाली 10 रुपए वाली किताब भी छत्तीसगढ़ की पढ़ते होंगे तो सबसे पहले आपको यही उत्तर मिलेगा। जाजल देव ने सोमेश्वर देव को हराया। जाजल देव दो ही नाम से प्रसिद्ध है, पहला जांजगीर नगर की स्थापना और दूसरा सोमेश्वर देव को बस्तर के पराजित करना। ठीक है, तो ये सरल प्रश्नों की श्रेणी में आएगा, इसके स्पष्टीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया था? देखिए, सार्वजनिक गणेशोत्सव का जन्म ऐसे भारत में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। उद्देश्य था नवयुवकों को एक स्थान पर समिति के रूप में एकत्रित करना और राष्ट्र हित के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको क्रियान्वित करना। उनके इस विचार से प्रभावित होकर भारत भर के अनेक स्थानों में सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति का आयोजन किया जाना शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में ये कार्यक्रम शुरू करते करते काफी समय लग गया। 1894 में उन्होंने पहले शुरू किया था। लगभग 16 साल के बाद धमतरी में ये कार्यक्रम जो शुरू किए थे उनका नाम था नथुजी जगताप। ठीक है, चलिए, पर इसमें आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा कि नथुजी जगताप के नाम से आप सर्च करेंगे तो कहीं पर भी मिलेगा नहीं। वास्तव में ये नाम मिलता है श्री विश्वेश्वर राव राजे भोसले के नाम से। तो आपको ये भी याद रखना है कि नथुजी जगताप का ही मूल नाम जो है वो विश्वेश्वर राव राजे भोसले था, और उन्होंने किसी कारण से, कुछ विशेष कारण का तो पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने नाम को एक शायद बचपन के नाम को आगे बढ़ाया गया या अपने क्षेत्र में जिस नाम से वो प्रचलित थे उसी नाम को आगे बढ़ाया गया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 1910 में नथुजी जगताप के द्वारा गणेशोत्सव शुरू किया गया था। ठीक है, उनका मूल नाम आपको याद रखने के लिए पूछा जाएगा, अगर फिर से पूछा गया तो याद रखेंगे कि उनका नाम था विश्वेश्वर राव राजे भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? भूगोल के सरल प्रश्नों में से एक है। दगोरी बिलासपुर में है, उत्तर होगा सी। कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? इसकी जानकारी ऐसे तो आपको नहीं मिलेगी। आप पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर कलेक्टर और जिलाधीश को परिभाषित किया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस शब्द विशेष की बात हम कर रहे हैं उसका उल्लेख हुआ था सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद, वहां की जब भू राजस्व व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए अधिनियम लाया गया
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए आपका उत्तर होगा क्या, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सिलतरा रायपुर बिल्कुल सही है, सिरगिट्टी बिलासपुर बिल्कुल सही है, बोरई दुर्ग में स्थित है, अंजनी ये हो जाएगा गोरेला पेंड्रा मारवाही। अंजनी कहां पर है? गोरेला पेंड्रा मारवाही में, इसलिए आपका उत्तर होगा डी, जो सही सुमेलित नहीं। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो, उसे ही एड हॉक सरपंच के रूप में वहां पर कार्यभार सौंपा जाता है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिला पंचायत से ये प्रश्न है, जिला पंचायत की बैठक में गण पूर्ति या कोरम निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी, बिल्कुल सही। यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और यह अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने योग्य जो सदस्य हैं उनका 3/4 और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? पंचायत अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा। ये भी कथन बिल्कुल सही है, अर्थात उत्तर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए प्रश्नों का एक अवलोकन, और इसके आधार पर आप अपने उत्तर को थोड़ा सा सही दिशा दे सकते हैं। बाकी फिर भी आयोग के मॉडल आंसर का इंतजार आप करेंगे। ठीक है, ऐसी और भी जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़े हुए तथ्य, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम लोग लगातार आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे प्रश्नों के उत्तर का PDF इसी रूप में चाहिए, तो आपको हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगना है। धन्यवाद।